ये आपका आज का संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो काफ़ी मदद वहाँ भी मिलती है और इंटरव्यू में भी आप लोगों को यहाँ से मदद मिलती है। और फिर एक सामान्य जानकारी भी यहाँ से मिल जाती है आपको। चुनाव को प्रभावित करने वाले पहलू, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे देश में आप देखते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। और लोकसभा की बात करें तो टोटल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हुए तो आप लोग वोट देने जाते होंगे, मतदाता बन गए होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके द्वारा इसे 18 कर दिया गया था। और अगर 25 साल आपकी उम्र है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और देखिए, चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कब कौन है ये आप बताइए। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये दो सवालों के जवाब आप लोग भी दिया करिएगा। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 7 चरणों में हो रहा है ना। और आप देखिए, मतदान को लेकर चौथे चरण के अंतिम आंकड़े आना अभी शेष है। और चूंकि 3 चरणों में मतदान पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुआ है, जिसकी पक्ष विपक्ष अपनी अपनी सुविधाओं से व्याख्या भी कर रहे हैं। नतीजों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इसके लिए सट्टा बाजार से लेकर शेयर बाजार की चाल को पैमाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर भी जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। चूंकि इंटरनेट मीडिया के इस दौर में हर व्यक्ति विश्लेषक बना हुआ है, तो चुनाव परिणामों के परिदृश्य को लेकर तरह तरह के अनुमान एवं आकलन तैर रहे हैं। और इन्हीं अनुमानों के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना विमर्श कर राजनीतिक बढ़त बनाने के प्रयास में है। और चुनाव शुरू होने के पहले व्यापक रूप से यही माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए राजग आसानी से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की राह पर है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के 2-3 हफ्ते के बाद मतदान के कमजोर रुझान और विमर्श का कोई एक बिंदु ना उभरने के कारण स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं दिख रही हैं। और कहीं पर कुछ स्थानीय तो कुछ राज्यों के मुद्दे उभर कर या कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। मतदान के घटते रुझान से भी कोई दल किसी तरह का दावा करते स्थिति में नहीं है। और ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं कि क्या मोदी फैक्टर अब उतना प्रभावी नहीं रहा? क्या चुनाव की एक तरफा एकाएक तस्वीर इस प्रकार से बदल गई कि उसमें राजनीतिक आधारभूत पहलुओं की कोई भूमिका नहीं रह गई? और आधारभूत राजनीतिक पहलुओं की बात करें तो यह किसी राजनीतिक दल को जीत दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये ठोस मुद्दों पर आधारित होते हैं। भाजपा ने भी इन्हीं ठोस पहलुओं के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बनाई थी और उनके आधार पर ही उसे अपनी जीत का भरोसा रहा। आधारभूत पहलुओं में पहला बिंदु है सामाजिक समीकरण का। पिछले कुछ समय से भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समूहों को साधने का प्रयास किया है। और यहां तक कि राष्ट्रपति जैसे पद के माध्यम से भी प्रतीकात्मक संदेश देने का काम किया है। और पहले दलित समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया। फिर उनके बाद आदिवासी समाज की पहली महिला द्रौपदी मुर्मू को रायसीना हिल पहुंचाया गया, यानी कि राष्ट्रपति बनाया गया। और देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये आप बताइए। और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये दो आप लोग सवालों के नीचे जवाब लिखिए। केंद्रीय मंत्री परिषद से लेकर विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री चुनते समय इसका ध्यान रखा गया है। सामाजिक समीकरण साधे रहे हैं। क्या 1.5 महीने में ही ये सामाजिक समीकरण बदल गए होंगे? कांग्रेस ने भी दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया, पर वह उसका वैसा संदेश नहीं दे पाई। दूसरा बिंदु नेतृत्व क्षमता का है, जिसमें भाजपा विपक्षियों पर भारी पड़ती है, क्योंकि उसके पास मोदी जैसा जांचा परखा हुआ चेहरा है, जबकि विपक्षी दल किसी सर्वमान्य नेतृत्व को लेकर सहमति नहीं बना पाए हैं। और इसका तीसरा बिंदु सांगठनिक कौशल का है, जिसमें भाजपा अपने विरोधियों से मीलों आगे दिखाई देती है, क्योंकि एक तो वह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहयोग भी उसकी क्षमताएं बढ़ाता है।
और सांगठनिक कौशल के मामले में विपक्षी दलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखती है। चौथा बिंदु विचारधारा और मूल मुद्दों का है। जिस मोर्चे पर भाजपा खासी मुखर रहती है पार्टी राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसे मूल विचारिक वादों की पूर्ति के साथ ही समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत देकर समर्थकों को आश्वस्त करने में लगी है, जबकि विपक्षी दल वैचारिक मुद्दों पर भ्रम और दुविधा के शिकार दिखते हैं। जैसे INDI के घटक दलों ने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे वादे किए हैं जिनसे शायद दूसरा दल ही पूरी तरह सहमत ना हो। आधारभूत पहलुओं के 5वें स्तंभ में सरकारों का कामकाज परखा जाता है। इस मोर्चे पर मोदी बार बार अतीत में कांग्रेस की असफलताओं को रेखांकित करते रहे, तो साथ ही अपनी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का बखान भी करते हैं। विपक्षी दल मोदी के नैरेटिव की काट में उतने प्रभावी नहीं दिखते हैं। इन पांचों पहलुओं को देखा जाए तो भाजपा के नेतृत्व वाली राजग चुनाव से पहले जिस तरह अस्वस्थ दिख रहा है था, अब शायद उसने कुछ रक्षात्मक रणनीति अपना ली है। विपक्षी दलों ने भाजपा नेताओं को घेरना शुरू कर दिया। उनका 400 पार का नारा हवा हवाई था और कुछ चरणों के चुनाव के बाद वह गायब हो गया है। विपक्षी दल महंगाई से लेकर बेरोजगारी जैसे आर्थिक मुद्दों को भी उठा रहे हैं। अच्छी बात है, उठाना चाहिए। इस संदर्भ में भाजपा के ट्रम्प कार्ड राम मंदिर के प्रभाव को हल्का करने के लिए सवाल कर रहे हैं। इसमें आम आदमी को क्या लाभ होगा, यह कहना मुश्किल है कि उनका यह दाव कारगर सिद्ध होगा या आत्मघाती। जहां मोदी विभिन्न वर्गों को लक्षित करने वाली अपनी कल्याणकारी योजनाओं के सहारे हैं, तो विपक्ष उन्हें योजनाओं की मीन मेक निकालकर अपनी राजनीतिक संभावनाएं खोज रहा है। और विपक्षी दल भाजपा पर हिंदू आक्रामकता को बढ़ाने और तानाशाह रवैयों को पोषित करने और संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंचाने का आरोप भी लगा रहे हैं। देखना होगा कि ऐसे आरोप आम मतदाताओं के कितने गले उतरते हैं। और आप देखिए, जहां तक चुनाव समीकरणों की बात है तो भाजपा ने करीब 1/4 सांसदों का टिकट काटा, तो उससे कुछ आंतरिक असंतोष भी भुगतना पड़ा। हालांकि इसका एक लाभ यह भी होता है कि सांसदों के प्रति असंतोष का खामियाजा पार्टी को नहीं भुगतना पड़ता है। पिछले कई चुनाव में भाजपा इस फार्मूले को आजमाती रही है। क्या उसी फार्मूले के सहारे भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी, या विपक्षी दलों की व्यूह रचना फंस कर रह जाएगी? इसका जवाब 4 जून को ही मिलेगा। लेखक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषक है, इनका नाम है राहुल बल्मा के द्वारा लिखा गया है। अब आप देखिए, राजनीति से संबंधित है आर्टिकल है, और 4 जून को मालूम चल जाएगा कौन किसकी रणनीति कितनी सफल रही, कितनी विफल रही। लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश। या आप देखिए, जनता द्वारा जनता का और जनता के लिए शासन के महासपनों को साथ लेकर लोकतंत्र की शासन विधा आधुनिक युग में सबसे प्रबुद्ध, व्यवहारिक और विवेकशील सरकार चलाने की पद्धति के रूप में स्वीकार की गई। इस लाइन को पढ़कर आप लोगों को हंसी नहीं आती कभी कभी? आप खुद बताइए ईमानदारी से। और लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता के चुने प्रतिनिधि या सीधे जनता से चुने लोगों को शासन संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके मूल में सर्वभवन्तु सुखिन का ही आदर्श सक्रिय है। सबकी भागीदारी के लिए अवसर देना, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ शासन चलाना, शांति और समानता के सिद्धांतों को जमीनी हकीकत बनाने के साथ प्रतिबद्धता लोकतंत्र की जान होती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता से शासन करने के लिए मिली शक्ति की स्वीकारता और ठीक पहचान बनी रहे। यह भी जरूरी है कि शासन में सत्ता का वितरण विकेंद्रित हो और जनता से सलाह मशविरा होता रहे, और इसमें नियमित रूप से जांच और संतुलन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चुनाव में मतदान से इसकी शुरुआत होती है, और इसके लिए नियम पूर्वक और समय से चुनाव होने चाहिए और नियमों और कानूनों का पालन होना चाहिए। और तथा आप देखते हैं कि कानूनों को ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। देश के नागरिकों के सभी मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहे, और इस सिलसिले में जीवन की, बोलने की, अभिव्यक्ति की और स्वच्छंद घूमने फिरने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। और आप देखिए, लोकतांत्रिक शासन के संचालन की दृष्टि से न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं, और इनकी संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता अखंड बनी रहनी चाहिए। समानता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत भी व्यापक संदर्भ का काम करते हैं, और जिससे अनुप्राणित होकर ये नियम कानून बनते हैं और जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। सरकार एक जीवन शैली जैसा उपाय है जो देश और समाज के स्वस्थ विकास के लिए प्रयुक्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को सुनिश्चित करने में हर स्तर पर समाज की अधिकाधिक जन भागीदारी होनी चाहिए। वह प्राण वायु की तरह होती है। यदि वह अवरुद्ध हो जाए या फिर उसके साथ छेड़छाड़ी हो
तो लोकतंत्र और देश का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता के बाद के भारत के संविधान में पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए 1950 में किया गया था। संविधान में करीब 80 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए हैं। संविधान की उद्देशिका में बदलाव लाने का भी अभूतपूर्व कार्य किया गया है। देश में लोकतंत्र को स्थगित कर आपातकाल लगाना और संविधान को निरस्त करना निश्चित ही लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा कार्य था, और यह भी कांग्रेस का काम था। अनेक राज्य सरकारों को उठाने गिराने का खेल भी हुआ, और अनुच्छेद 370 को लेकर भी कांग्रेस ने जिस मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया वह संविधान का प्रतिष्ठा के अनुकूल न था। और पिछली कांग्रेस शासन में घोटालों की धूम मच रही थी। लगातार तुष्टीकरण पर जोर दिया जा रहा था ताकि वोट बैंक को साधा जा सके, और अब पंथ मजहब को आधा बनाकर आरक्षण की बात और विभिन्न वर्गों को मुफ्त की खैरात बांटने, कर्ज माफी के प्रस्ताव के साथ जो बेहिसाब उद्घोषणा हो रही हैं, उनका कोई वित्तीय आधार नहीं दिखता है। सरकार को पूरे देश के समग्र विकास के लिए सोचना होता है, और इस दृष्टि से भी विपक्ष कोई विकल्प नहीं दे पा रहा, और सिवाय यह कहने की कि मौजूदा सरकार का कार्य पूरी तरह निरर्थक है। और तथ्य भी कि आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला भारत तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए तत्पर है, और भारतीयों में अब अपनी आस्था, भाषा और सभ्यता संस्कृति के प्रति हीन भावना नहीं है। गत दिनों राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विदेश में रहने वाले हर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा में के अनेक अवसर भी हमने देखे। महिलाओं के सशक्तिकरण, आदिवासी समुदायों के उत्थान, समाज के अंतिम जन को अच्छे जीवन का अवसर मुहैया कराने, शिक्षा को प्रासंगिक बनाने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए कठिन संघर्ष की यात्रा जारी है। पर राजनीतिक हस्तक्षेप और संस्थाओं के संचालन में बाधाएं भी आ रही हैं, इसलिए सब ठीक है या नहीं कहा जा सकता है। और अगली लोकसभा के गठन के लिए हो रहे चुनाव के लिए प्रचार के माहौल में मतदाताओं को रिझाने के लिए राम, दाम, दंड और भेद, हर तरह की तरकीबों का उपयोग किया जा रहा है। स्टार प्रचारक सामान्य शिष्टाचार भूलकर जिस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसमें बहुत सारा विश्वान भी होता दिख रहा है। लोकतंत्र पर खतरा, संविधान परिवर्तन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के हनन, आरक्षण की व्याख्या को लेकर भय और संदेह पैदा करने का प्रयास हो रहा है। चुनाव आयोग के साथ ईवीएम पर अनावश्यक संदेह कर और सवाल खड़े कर एक तरह का हवा खड़ा करके आम जन को भयाक्रांत करने के लिए काफी विस्फोटक मसाला पैदा किया जा रहा है, और गैर जिम्मेदाराना ढंग से कुछ भी कहना जनता में भ्रम फैलाता है। यह आप देखिए प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह व्यवस्था आप देखते हैं कि लोक संभव होती है, यानी लोक या फिर समाज के भीतर से उपजने वाली लोक शक्ति की ही इसके लिए नियामक होती है, और इसको बचाए रखने की जरूरत है। तभी हम सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे। परिवारवादी और वंशवादी सोच की जगह लोका समस्ता सुखिनो भवंतु की सर्वसमावेशी कामना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। लेखक पूर्व आप देखते हैं कि एक तरह से ये लेखक पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति हैं। देखिए एक बात और याद रखिएगा, जिसके द्वारा ये एडिटोरियल लिखा जाता है, गिरीश और मिश्र हैं। इनके बारे में जरूर पढ़ लिया करिए कि इनकी विचारधारा किस तरह की है, और राजनीति के बारे में लिखे जा रहे हैं तो दिलचस्पी है तो आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ सकते हैं। मन का साथ होना, यह मानव जीवन परमात्मा प्रदत्त है। यह इस सृष्टि में परमात्मा की सर्वोत्तम कीर्ति है। पर्याय मनुष्य निज जीवन की महत्ता को नहीं समझता, और यह जीवन प्रभु ने हमें क्यों दिया है, इससे पर्याय मनुष्य अनभिज्ञ ही रहता है। महापुरुष संत महात्मा अपने जीवन को अभियान की तरह जीकर इस जगत में महान बन जाते हैं। कभी आलस्य, प्रमाद, कामना, वासना और लोभ, लालच, स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते हैं। उनकी चेतना कभी सोई नहीं रहती है, उनका मन कभी सुस्त नहीं रहता, सदा उनके साथ रहता है, और उनके मन में सदा क्रांति की चिंगारी धधकती रहती है। तभी तो वे विचार क्रांति का अभियान छोड़कर युग परिवर्तन का इतिहास रचने में सक्षम हो पाते हैं। और जिसका मन सदा साथ होता है वह जीवन की ऊंचाइयों को स्पर्श कर पाता है। अगर किसी का कार्य को करने के लिए सोचें तो सर्वप्रथम मन की ही पीछे हट जाता है। यही मन की दुर्बलता एवं कुसंस्कारित होने का प्रमुख लक्षण है। मन जब सुसंस्कारित होता है तभी वह मनुष्य का साथी बन पाता है। मन को साथी बनाना कठिन है पर मुश्किल नहीं है। मन में जब पाप कुसंस्कार एकत्रित हो जाते हैं तो मन प्रसन्न, वासना, कामना,
कष्ट, कर्म, आराम और सुस्तावस्था को पसंद करने लगता है। और वही जब मन में पुण्य की प्रबलता होती है तो वह उत्कृष्ट चिंतन, सत्कर्म, जप, तप, सत्संग, ईश्वर की उपासना को महत्व देता है। मन को अपना साथी बना लेने से जीवन सुखी, संतुष्ट, समुन्नत एवं आनंदित हो जाता है। और आप देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। मनुष्य जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। अतः मन की सुस्ती, गंदगी, कुसंस्कार को दूर कर इसमें शुभ संस्कार प्रविष्ट कराने के लिए मनुष्य को नित्य जप, तप, सत्संग, सत्कर्म, धर्म, ईश्वर उपासना और स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छा कॉलम में लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये जो आर्टिकल लिखे जाते हैं इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बस आपको थोड़ा जागरूक रहना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई झुकाव वाला होगा अगर लेखक, तो वो उस तरफ लिखेगा, ज़्यादा उनका पक्ष लिखेगा। और आप देखते हैं कि जो विपक्ष रहेगा उसे एक तरह से उसके बारे में गलत ही, मतलब आप सोचिए कि उसकी ज़्यादा बुराई लिखेगा। और जो आप देखिए विपक्ष वाला होगा, मान लीजिए कांग्रेस का कोई आर्टिकल लिख रहा है नेता, तो वो आप देखते हैं कि अपनी सरकार जो रही होगी, अपनी पार्टी की अच्छाइयाँ लिखेगा और बीजेपी की बुराइयां लिखेगा। तो यहाँ आप लोगों को क्या करना है, बीजेपी वाले की अच्छाइयाँ और आप देखिए कांग्रेस वाला जो बुराई बता रहा है उसे लिख लीजिए, तब आप लोगों को एक सामान्य जानकारी मिल जाएगी। और जो देखिए कांग्रेस के बारे में कोई बुराई बता रहा है बीजेपी वाला, तो उसे चुन लीजिए, तो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट आ जाएंगे। और कांग्रेस वाले की अच्छाई चुन लीजिए, तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आ जाएंगे। एक स्मार्ट तरीका अपनाया करिएगा। आजकल आप देखिए जैसे मीडिया में दो तरह आप लोगों को देखने को मिलता है, एक तो सत्ता पक्ष की तरफ और एक आप देखिए जो सत्ता की बुराई करता रहता है, आलोचना करता रहता है। आलोचना को देखिए बुराई में मत गिना करिएगा। कुछ लोग हैं जो आलोचना करते हैं, कुछ बुराई या कमियां ही कमियां बताते रहते हैं। तो आप लोगों को जो बीजेपी के पक्षकार मीडिया है जो अच्छाई बता रहे हैं उन्हें अच्छाई ले लीजिए सरकार की, जो आप देखते हैं कि उनके बुराई बता रहे हैं उन्हें बुराई ले लीजिए। यानी कि सरकार की अच्छाई मालूम चल जाएंगी, बुराई आपको मालूम चल जाएंगी। थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाइए। बेनकाब होता पाकिस्तान, यह देखना उल्लेखनीय है कि जब भारतीय कश्मीर में लोग मतदान के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं, तब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अशांति और उपद्रव के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और जो यहाँ वाला हिस्सा है ना, इस पर कब्जा किए हुए पाकिस्तान, पीओके जिसे कहते हैं, उसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसे देश ही नहीं दुनिया को भी देखना चाहिए कि उसका संज्ञान भी लेना चाहिए। भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात और वहां हो रहे लोगों के दमन के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित करे। वहां की स्थितियों को विश्व मंचों पर उठाने में इसलिए संकोच नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर भारत का ही भूभाग है और संसद में इस आशय का एक संकल्प भी पारित किया जा चुका है और इस हिस्से को हासिल किया जाएगा। इस नाते भारत यह नैतिक और संवैधानिक अधिकार है कि वह अपने इस भूभाग में लोगों के दमन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाए। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि एक तो वहां के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं और दूसरा पाकिस्तान ने यह माहौल बना रखा है कि उसे भारतीय कश्मीर के सामने मामले में बोलने का अधिकार है और वह जब भारतीय कश्मीर को लेकर विश्व मंचों पर बोलता भी रहता है। और यह सही समय है कि पाकिस्तान को आईना दिखाया जाना चाहिए, एक तरह से उस पर चौतरफा दबाव बनाने का भी यही सही वक्त है क्योंकि वह भारतीय कश्मीर में हस्तक्षेप करने की अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। और भारत को उस पार के कश्मीर के लोगों को यह संदेश लगातार देना चाहिए कि उनका हित भारत से जुड़ने में है और वहाँ मानवाधिकारों का जैसी निर्ममता के साथ दमन किया जा रहा है और उसे इसलिए उजागर किया जाना चाहिए ताकि दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले जिस इलाके को आज़ाद कश्मीर कहता है वहाँ के लोग गुलामों जैसे जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थितियाँ कितनी खराब है इसका पता इससे चलता है कि वहाँ जब पुलिस से हालात नहीं संभले तो लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, तब सेना को बुलाना पड़ा और इससे भी बात नहीं बनी दिख रही है क्योंकि लोग महंगाई के साथ साथ अत्याचारों से तंग आ चुके हैं और वह यह जान गए हैं कि कश्मीरियों का हितैषी बनने की आड़ में पाकिस्तान किस तरह उनका शोषण करने में लगा हुआ है। वहाँ के लोग यह भी देख रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारतीय कश्मीर में किस तरह हालात तेजी से सुधर रहे हैं और वे पाकिस्तान के शासन के तहत किस प्रकार दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं और उनकी केवल हर स्तर पर उपेक्षा ही नहीं हो रही है बल्कि उनके संसाधनों का दोहन करने के बाद भी उन्हें विकास से वंचित रखा जा रहा है। गंभीर लापरवाही, ये पर्यावरण को लेकर आप देखिए जहां किसानों की ओर से उदासीनता दिखाई जा रही है वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों की लापरवाही भी लगातार सामने आ रही है। पंजाब में गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बचे उसके अवशेष यानी कि
नाड़ जलाने की, पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इससे पर्यावरण को गंभीर क्षति तो पहुंच रही है। धुएं के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, हादसों में कुछ लोगों की मौत भी हो जा रही है। कुछ दिन पहले अमृतसर में नाड़ के धुएं के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य दुर्घटना में बाइक सवार जल गया था। अलग अलग घटनाओं में कुछ लोग झुलस भी चुके हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। लोगों की जान से कीमती कुछ नहीं है। और आप देखेंगे कि जहाँ तक पर्यावरण की बात है तो नाड़ की आग लगाने वाले किसानों भविष्य के लिए भी परेशानी बढ़ा रहे हैं। चाहे नाड़ हो या फिर पराली, इसे आग लगाने से कई मित्र कीट खत्म हो जाते हैं, जबकि जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में उनका योगदान होता है, जैसे केंचुआ है। इतना ही नहीं, जमीन के अंदर के कई पोषक तत्व भी नाड़ को आग लगाने से खत्म हो जाते हैं, जिसका पैदावार बढ़ाने में योगदान होता है, यानी कि खेत की उत्पादन क्षमता घटती है। और आप देखें, इसकी भरपाई के लिए किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जमीन की गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो जाती है। ज्यादा रासायनिक खादों के प्रयोग से अनाज या सब्जियों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। प्रशासन को नाड़ जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय दिखानी चाहिए। अधिकारियों की जवाबदेही भी निर्धारित की जानी चाहिए। लापरवाही करने वाले अधिकारियों किसानों के खिलाफ कार्रवाई की भी आवश्यक है। और देखिए, इसका खाद बनाया जा सकता है पराली का, तो उससे आप देखते हैं कि किसानों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन सरकार को भी इस और कदम बढ़ाने होंगे और किसानों को भी आगे आना होगा। ये 100% मतदान का सपना। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर मतदान आशा के अनुरूप नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग की इतने सार्थक और सकारात्मक प्रयास के बावजूद लोकसभा विधानसभा के चुनाव में औसत वोटिंग 60 से 65% हो रही है। इसका मतलब है कि बाकी 35 से 40% लोग अपना कीमती वोट नहीं दे पा रहे हैं। करोड़ों लोग अपने पैतृक घर से दूसरे काम धंधे नौकरी की वजह से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में और विदेश में रहने की वजह से वोट नहीं डाल पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि अप्रवासी भारतीयों और देश के अंदर विस्थापित भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा होनी चाहिए। कि हम जैसे मान लीजिए किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, आप किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए रह रहे हैं, तो आप वहीं से ऑनलाइन वोट अपना डाल पाएं। हालांकि फिलहाल इसमें कई तकनीकी बाधाएं हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकालना जाना चाहिए। अब आप देखिए, इसका भी आप उल्लेख वहाँ कर सकते हैं जब चुनाव में वोट परसेंट बढ़ाने की बात हो, आपकी तरफ से सुझाव मांगे जाएं। लेकिन फिर चिंताएं भी आपको बता देनी है कि ऑनलाइन की ये भी चिंताएं हो सकती हैं। वैसे चुनाव आयोग देश में ई वोटिंग की पहल कर चुका है, लेकिन अभी तक यह योजना विधानसभा लोकसभा चुनाव में लागू नहीं हो सकी। चुनाव आयोग के अनुसार गुजरात नगर पालिका में 2010 और 2011 में ई वोटिंग के माध्यम से मतदान कराया गया था, लेकिन इसके बाद यह योजना बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और कनाडा जैसे कुछ देशों में ऑनलाइन वोटिंग के प्रयोग शुरू हो चुके हैं। अमेरिका में भी ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा की मांग की जा रही है और इसमें चुनाव में युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका भी है। विशेषज्ञों के अनुसार राजनीतिक पार्टियां हैकरों की मदद से इस सिस्टम का दुरुपयोग कर सकती हैं, तो ये आप लोगों को चिंता बता देनी है। ऑनलाइन वोटिंग से संबंधित और भी कई तकनीकी समस्याएं हैं। ये समस्याएं आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें माकूल समाधान के बिना फिलहाल यह संभव नहीं लगता है। ऑनलाइन वोटिंग में वोटर की पहचान के लिए आधार कार्ड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर के डाटा को प्रयोग करके उसे ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है। इसकी पहचान के फर्जीवाड़े से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ये आप उपाय बता देंगे। आधार केंद्र सरकार की ओर से हर नागरिकों को जारी किए जाने वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जबकि एनपीआर में देश के हर नागरिक की जानकारी दर्ज होती है। ऑनलाइन हैकिंग और तकनीक की गड़बड़ी दूर करने के लिए चुनाव आयोग देश में 543 लोकसभा के विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा भी कर सकता है, जिससे घर से दूर बैठे लोग अपनी लोकसभा या विधानसभा के लिए वोट कर सकें। 100% मतदान के लिए लक्ष्य को पाने के लिए इस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं और किए भी जाने चाहिए। और इन कदमों से लोगों की चुनाव में भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। ये टिप्पणियां हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि साइबर ठगी की घटनाएं भी बहुत सारी आ रही हैं। साइबर ठगी की समस्या से कैसे मिले मुक्ति? और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि देखिए, आप लोग भी थोड़े सावधान रहा करिएगा, जागरूक रहा करिएगा और लालच में मत फंसिए। जहां लालच आता है वहां लुटने के चांस बढ़ जाते हैं। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के ताजा आकलन के अनुसार देश की 1.4 अरब जनसंख्या में से केवल 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है। और इसके मायने ये है कि देश में 1.2 अरब लोगों के पास मोबाइल फोन है। इनमें से आधे यानी 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। इधर इन्हीं में से 1.58 लाख मोबाइल हैंडसेट को दूरसंचार विभाग ने प्रतिबंधित ब्लॉक किया है।
यह कार्रवाई उन शिकायतों के एवज में की गई है जिनमें दावा किया गया था कि इन हैंडसेटों के जरिए देश में वित्तीय धोखाधड़ी या साइबर अपराध किए जा रहे थे। हालांकि कुल आंकड़ा यह कहता है कि देश में हाल में 30 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं। ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं, संक्षेप में कहें तो यह देश में पिछले कुछ वर्षों में जो संचार क्रांति हुई है उनका साइबर अपराधों का जमकर फायदा उठा रहे हैं। फीकी पड़ती साइबर अगुवाई। तो साइबर अपराधों के मामले में चुनौती क्या है, इसे इससे समझा जा सकता है कि देश में ऐसे हैकरों की एक पूरी जमात मौजूद है जिन्होंने झारखंड से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर समेत तमाम राज्यों में अपने ठिकानों से असंख्य तरीकों के जरिए लाखों लोगों को ठगने के इंतजाम कर रखे हैं। स्पूफिंग, ओटीपी फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ई कॉमर्स फ्रॉड, फर्जी पहचान पत्र बनाने, फर्जी मोबाइल नंबर हासिल करने, फर्जी पता तैयार करने, फर्जी शेयर ट्रेडिंग या फिर बिटकॉइन खरीदारी कराने, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के सामान की इंटरनेट के जरिए खरीद बिक्री आदि से लेकर कोई ऐसा साइबर फर्जीवाड़ा नहीं है जिससे इन साइबर अपराधियों ने अजमाया ना हो। ऑनलाइन जो आप देखते हैं कि लोन की बात हो उसका भी, और यही नहीं, इससे पहले इन करतूतों को पकड़ा जाए और उनके तौर तरीकों को समझकर रोकथाम के उपाय किए जाएं, वे कोई नया हथकंडा इजाद कर लेते हैं। वैसे तो अब इनकी धरपकड़ के लिए देश में साइबर थाने हैं और दूरसंचार विभाग अपनी ओर से मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि डिजिटल उत्पाद थम जाएगा और आम जनता राहत की सांस ले पाएगी। जिस तरह से देश में हर किस्म के काम में वर्चुअल लेन देन बढ़ा है, उससे यह फिक्र बढ़ गई है कि यूपीआई और इस जैसे इंतजामों की चमक को कहीं साइबर फ्रॉड फीका ना कर दें। और आप देखिए बेमिसाल आरंभ की जटिल राय। देश में 1 जुलाई 2015 से डिजिटल इंडिया नामक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो माना जाता था कि इसके जरिए देश के गांव देहात तक ब्रॉडबैंड सुविधाएं पहुंचेंगी। साथ ही तेज रफ्तार वाला इंटरनेट लोगों के हाथों में मौजूद मोबाइल पर उपलब्ध होता तो सरकारी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाना आसान होगा। और यही नहीं, इंटरनेट पर आधारित हर उस सुविधा का लाभ आम नागरिकों को बेहतर आसानी से मिल पाएगा और जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा है। बीते 8-9 वर्षों में यह क्रांति सच में हुई और जिस काम के लिए घर से बाहर जाकर पूरे दिन धक्के खाने पड़ते थे, अब वो है काम मोबाइल और इंटरनेट के जरिए चुटकियों में होता है। और लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू वह है जिसमें साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के उपाय भोथरे और नाकाफी साबित होते हैं। उन पर अंकुश लगाने के सरकारी प्रबंधों के आश्रय बैठी जनता जरा सी गलती पर अपनी जमा पूंजी साइबर अपराधियों के हाथों गवा देती है। साइबर सेंधमारी के आगे बेबस सिस्टम। तो ऐसा नहीं कि साइबर अपराधियों ने केवल आम और कम जानकार या फिर अल्प शिक्षित लोगों को ठगा है, बल्कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जैसे सरकारी संस्थाओं समेत तमाम बैंकिंग और आईटी संस्थानों को भी चूना लगा दिया। ये जगह ऐसी हैं जहां साइबर और डिजिटल फर्जीवाड़े रोकने के भरपूर इंतजाम है और ऐसे प्रबंधों की बागडोर पढ़े लिखे आईटी विशेषज्ञों के हाथ में है। डिजिटल इंडिया की एक सकारात्मक पहल को अधिकांश मामलों में बेरोजगार और आईटी के मामूली जानकारों ने जिस तरह पालीता लगाया है, उसे देखकर इस विरोधाभास पर हैरानी होती है कि कैसे वे लोग न्यूनतम संसाधनों के बल पर साइबर ठगी कर लेते हैं और बेहद क्षमतावान लोगों से लैस संगठनों तक में साइबर ठेंगबाजी हो जाती है। कुछ वर्ष पूर्व हैकिंग और साइबर ठगी के मामलों के बारे में एक वैश्विक लेखा जोखा अमेरिका स्थित संस्था वेरिजॉन बिजनेस ने किया था। इस संस्था ने डेटा ब्रांच इन्वेस्टिगेशंस या कहें कि साइबर सेंधमारी के घटनाओं का ब्यौरा जमा कर बताया था कि वर्ष 2021 में दुनिया के 88 देशों, 12 बड़े उद्योगों, 3 वैश्विक क्षेत्रों के विस्तृत दायरे में लगभग 30 साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं में से 5,500 मामले डिजिटल सेंधमारी के थे। यह संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि अधिकांश आर्थिक गतिविधियां इंटरनेट के सहारे संपन्न हो रही हैं। इस किस्म की सेंधमारी में केवल बैंकिंग सेक्टर ही निशान पर नहीं है, बल्कि आप देखिए आप देखिए सरकारी निजी संगठनों के कंप्यूटर नेटवर्क पर साइबर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में लेना और उसे छुड़ाने के एवज में फिरौती वसूलने जैसे कारनामे भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर आम लोगों की बढ़ती निर्भरता ने साइबर सेंधमारी को और आसान रास्ते मुहैया करा दिए हैं। ऐसे दौर में जब मोबाइल फोन ब्लॉक करने वाले उपायों से साइबर सेंधमारी थम नहीं पा रही है, तो सवाल उठता है कि साइबर और डिजिटल फर्जीवाड़ों पर लगाम कैसे लगे। वैसे तो तमाम आईटी कानूनों की मदद लेना एक उपाय है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि साइबर अपराध की कोई सरहद नहीं है
देश की सीमाओं से बाहर बैठे हैकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं। इसलिए खातों से उड़ाई गई रकम रातों रात एक देश से बाहर दूसरे ठिकानों पर चली जाती। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से कोई झूठी कॉल आ जाए और स्कूल दफ्तर बंद कराने में कामयाब हो जाती है। यह पहल भारत की को करनी चाहिए कि वह इसका एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करे और कायदे कानून पर पुख्ता अमल की अगुवाई करे, लेकिन इसकी शुरुआत अपने भीतर साफ सफाई से करनी होगी। हाल यह है कि हर हफ्ते पर पखवाड़े ऐसी खबरें प्रकाशित में आ जाती हैं कि कैसे नोएडा, गुरुग्राम, मेवात आदि किसी जगह पर कायम कॉल सेंटर के जरिए हमारे साइबर अपराधियों ने अमेरिका, ब्रिटेन के नागरिकों को ठग लिया है। अब आप देखिए, साइबर अटैक की बात हो रही है तो कहाँ परेशानियां हैं, किस तरह से होता है और क्या सरकार की तरफ से उपाय किए जा रहे हैं, क्या किए जा सकते हैं, ये सब आप लोगों को बताना होता है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका। आजकल एआई की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट मोबाइल से होते हुए एआई और चैट जीपीटी जैसे तकनीकी प्रबंधों ने जो करिश्मे कर दिखाए हैं, उनमें डीप फेक जैसी चीज़ों ने अपराधियों के लिए फर्जीवाड़ा करना आसान कर दिया है। अब यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि आपके पास जो आवाज़ या वीडियो पहुंची है वो असली है या नकली। असल और नकल के फर्क को मिटाने वाली तकनीकों ने इतनी बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है। तकनीक के जानकारों के मन में भी यह ख्याल आता है कि काश एआई पैदा ना हुआ होता, मेटावर्स केवल कल्पनाओं में रहता और डाटा एल्गोरिदम तो दूर की कौड़ी ही रहता तो अच्छा होता। और सवाल ये भी है कि तकनीक का यह डर आखिर कब पैदा होगा। भारत में आप देखिए, इसकी शुरुआत इंटरनेट के आगमन के साथ मानी जा सकती है। आरंभिक दौर में इंटरनेट का या फिर कहें कि ईमेल से लोगों को कोई फर्जी जानकारी मिलती है और उनकी कोई लॉटरी निकली जिसके लिए मामूली कमीशन चुकाना है होता है। यह फर्जीवाड़ा आगे चलकर बैंकिंग के ऑनलाइन प्रबंधन के दौर में और व्यापक हो गया है। एटीएम, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग को आम लोग बाद में समझ पाते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे साइबर अपराधी इसके जरिए अपराध करने की तरकीबों को खोजकर लोगों को चूना पहले लगा देते हैं। साइबर ठगी या धोखाधड़ी को वॉइस स्पूफिंग, आवाज की हूबहू नकल ने तब नए आसमान पर पहुंचा दिया जब आप देखिए एआई की मदद से किसी भी शख्स की आवाज की नकल और तैयार करना चंद सेकंड का काम हो गया है। और जिस प्रकार पहले साइबर हैकर फेसबुक और इंटरनेट मीडिया के अन्य तरीकों के जरिए किसी व्यक्ति के इंटरनेट मीडिया अकाउंट में घुसपैठ कर लेते थे, उसी तरह ये हाईटेक ठग किसी व्यक्ति की आवाज के नमूने विभिन्न बहानों से, जैसे सस्ता कर दिलाने के लिए फोन करके रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसके बाद एआई की मदद से उस आवाज की सफाई से क्लोनिंग करके व्यक्ति के परिजनों, मित्रों, परिचितों को किसी आपदा में फंसे होने का हवाला देकर आर्थिक मदद की मांग करते हैं। और फोन रिसीव करने के वाले परिजन या मित्र को लगता है कि आवाज असली है और इसलिए वह हाईटेक ठग के बताए बैंक खाते में मांगी गई रकम तुरंत भेज देता है, या फिर आप देखिए बताए गए काम को करने के लिए विवश हो जाता है। और हम यह नहीं कह सकते हैं कि ऐसे साइबर अपराधों की रोकथाम संभव नहीं है। असली सवाल इनसे निपटने की तैयारी और सजगता की है। साथ में हम शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करने और साइबर अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें सख्त सजा देने की जरूरत है। अभी का हाल का यह साइबर अपराधों के मामले की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित को ही मामले के सबूत जुटाने और दौड़ धूप करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर सरकार और उसके महकमों की नीयत सच में साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने की है तो इसके लिए शिकायतों की सुनवाई का एक केंद्रीकृत सिस्टम बनाने और हर शिकायत पर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाने की जरूरत सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई भी उपाय केवल जुबानी जमा खर्च के खाते में जमा होता है रहेगा और आम जनता पहले की तरह साइबर डिजिटल ठगी से त्रस्त होती रहेगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? आपके पास कुछ पॉइंट हो, कुछ आपका भी व्यू हो इस पर, तो आप बता सकते हैं। आपके पैसों पर उनकी पसंद भारी, खरी खरी तंज कसा जाता है। राजनीति की बातें हो रही हैं। भारतीय संस्कृति के अध्येता विखर राष्ट्रवादी डॉक्टर रघुवीर भारतीय संस्कृति के अध्येता थे। नेहरू से वैचारिक मतभेद के बाद 1960 में वो भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए थे। देश उनके योगदान को सदैव याद रखेगा। मुरारजी त्रिपाठी हैं, शिक्षाविद, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए सत्ता ठुकरा देने वाले विखर राष्ट्रवादी विद्वान, भाषाविद, पुरातत्वविद, भारतीय संस्कृति के अध्येता और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे आचार्य प्रोफेसर रघुवीर को देश ने अब तक वह सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार हैं।
14 मई 1963 को कानपुर के निकट एक सड़क दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। संसद के वह पहले कांग्रेसी सदस्य थे जिन्होंने पंडित नेहरू से हिंदी और तिब्बत की समस्या पर गंभीर मतभेद होने के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और फिर संसद से भी त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस ने त्यागपत्र देने के बाद 1962 में उन्होंने अंग्रेजी के स्थान पर आप देखते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर स्थापित करने के लिए दिल्ली में एक अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन आयोजित किया था और देश भर के विद्वानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में उन्होंने लिखा, देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या केवल 2% है। 2% की भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना लोकतंत्र की घोर अपमान है और वह हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या 42% है। विजेताओं की भाषा को स्वतंत्र देश में राष्ट्रभाषा बनाना राष्ट्रीयता का अपमान और देश के विकास को अवरुद्ध करना है, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया था ना। उन्होंने लिखा कि हमने अंग्रेजी का विरोध करने के लिए इस अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर विभिन्न विदेशों में अंग्रेजी को हटाकर प्रादेशिक भाषाओं को राजकाज की भाषा बनाने, 1965 तक अंग्रेजी को पूरी तरह से हटाने, हिंदी भाषी राज्यों के हितों की पूरी सुरक्षा करने सहित 3 मांगें प्रमुख रूप से रखी गई। सम्मेलन की ओर से एक वक्तव्य जारी कर कहा गया कि अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन में अंग्रेजी को संविधान में संशोधन करके सखी राजभाषा बनाने की सरकार की नीति का घोर विरोध भी करता है। संविधान सभा के सदस्य तो आचार्य रघुवीर भारतीय ज्ञान परंपरा के मनीषी थे। वह भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे। लगभग 5 लाख शब्दों वाले अंग्रेजी हिंदी तकनीकी शब्दकोश के निर्माण का काम भी उन्होंने किया था। डॉक्टर रघुवीर का शब्दकोश डॉक्टर जॉनसन के शब्दकोश से भी अधिक वैज्ञानिक और शुद्ध है। लाखों रुपए खर्च करके भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने जो शब्द गढ़े हैं उनमें लगभग 80% शब्द डॉक्टर रघुवीर के शब्दकोश से आए हैं। भारत सरकार के प्रकाशनों में जिस भाषा का गर्व से प्रयोग होता है वह अधिकतर रघुवीरी हिंदी ही होती है। यूरोप से उच्च शिक्षा तो जर्मन विद्वानों ने भारतीय साहित्य, कला, इतिहास आदि के अनुसंधानों से जो अद्वितीय शैली विकसित की थी उसी के अध्ययन हेतु डॉक्टर रघुवीर यूरोप गए और शायद यही से उन्हें भारतीय स्वरूप की वास्तविक अनुभूति हुई। इस वास्तविकता को समझकर बाद में वे इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि देशों में शीर्षस्थ शिक्षाविदों की कार्यप्रणाली का बारीकी से अध्ययन किया और उसका सूक्ष्म विवेचन करते रहे। बस 1929 में हॉलैंड की मूर्धन वैदिक विद्वान प्रोफेसर कालैंड के शिष्य बने। उनके ही दिशा निर्देशों में 12 गृह सूत्र में डी.लिट उपाधि प्राप्त की। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में डॉक्टर रघुवीर ने कहा था कि भारतीयों का इतिहास पढ़ने, विशेषज्ञता पढ़ाने वालों का यह दुर्भाग्य है कि किसी भी पुस्तक में हमारे देश के लोग भी अन्य देशों में गए थे और वहां अपनी संस्कृति का प्रचार करते रहे, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और जबकि इंग्लैंड में इतिहास की छोटी मोटी किताबों तक में ग्रेटर इंग्लैंड का उल्लेख कई बार आता है और उनके द्वारा स्थापित राज्य का विशद वर्णन होता है, किंतु बेहतर भारत के बारे में कोई कुछ भी नहीं लिखता है। भारतीय जनसंघ तो डॉक्टर रघुवीर का जन्म अविभाजित भारत के रावलपिंडी जो अब पाकिस्तान में 30 दिसंबर 1902 को हुआ था। 60 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने 640 से अधिक ग्रंथ और अलौकिक साहित्य की रचना कर न केवल हिंदी भाषा की अभिवृद्धि की बल्कि इस देश की पुरातन संस्कृति के विस्तार की खोज कर नए अन्वेषण भी किए। आचार्य रघुवीर ने डीएवी कॉलेज लाहौर से संस्कृत में एमए किया और पंजाब विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लाहौर में संस्कृत विद्यालय विभाग के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। वर्ष 1948 में संविधान सभा में चुने जाने के बाद 1952-1957 में राज्यसभा के सदस्य रहे। नेहरू जी की भाषा एवं तिब्बती नीति का पर विचारिक मतभेद के बाद आचार्य रघुवर 1960 में इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ के आमंत्रण पर उसी पार्टी में शामिल हो गए। 1963 में पार्टी के अध्यक्ष बने। आचार्य रघुवीर हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक आदि विभिन्न यूरोपीय भाषाओं के भी ज्ञाता थे। राज्यभाषा में हिंदी के समर्थन में जवाहरलाल नेहरू के निर्भीक आलोचना करने वालों में सबसे आगे थे। भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य सदैव उनकी याद दिलाते रहेंगे। भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा राष्ट्रवाद की अलग जगाकर भारतीय जनमानस में उन्होंने अपना जो स्थान बनाया उससे वे हमेशा के लिए अमर हो गए। देश उन्हें कभी भुला नहीं सकेगा। तो इस तरह से आप देखें जो दैनिक जागरण में संपादकीय पार्ट था उसके बारे में जान लिया हम लोगों ने। एक जनसत्ता का मुझे आर्टिकल बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। महिला उद्यमियों की बढ़ती जगह, अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है, तो ये भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। तो आर्थिक क्षेत्र में नव प्रवर्तन करने, व्यवसाय उद्योगों में
निहित विभिन्न अनिश्चितताओं तथा जोखिमों का सामना करने की योग्यता और प्रवृत्ति उद्यमिता है। जो व्यक्ति जोखिम वहन करने और उन्हें उन्हें साहसी या उद्यमी कहते हैं। देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जैसी आर्थिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण महिला उद्यमिता का अभाव है। भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार देश के सभी उद्यमों में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी केवल 14% है। वैन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 20% उद्यमों का स्वामित्व महिलाओं के पास है। कई महिलाएं अपने उत्कृष्ट उद्यमिता कौशल से इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी भी रही हैं और ई कॉमर्स, विज्ञान, विज्ञापन, मीडिया, मनोरंजन आदि कुछ क्षेत्रों में जहां भारतीय महिला उद्यमी तेजी से सफलता हासिल कर रही हैं। वर्ष 2017 में आप देखिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 10% थे, जो 2022 में बढ़कर 18% हो गए हैं। यानी हर 5 स्टार्टअप में से एक से भी कम महिलाओं को की भागीदारी। यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि महिलाओं की आबादी आधी है लगभग। विगत कुछ वर्षों में स्टार्टअप उपक्रमों के विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। इनमें महिलाओं की सहभागिता पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में देश में ऐसे 8,000 से अधिक स्टार्टअप उपक्रम हैं जिनकी संस्थापक महिलाएं हैं। अब तक इन स्टार्टअप की कुल राशि लगभग 23 अरब डॉलर यानी कि करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए है। और इस दशक के आखिर तक महिला उद्यमियों की स्थिति में और सुधार आने की संभावना है। वैन एंड कंपनी और गूगल की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी करीब 1/3 तक पहुंच सकती है। और एक दशक में आप देखिए, दशक पहले हुई आधिकारिक आर्थिक जनगणना से पता चला था कि भारत में कुल उद्योगों में महज 14% का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और अब यह हिस्सेदारी बढ़कर 20% हो गई है। और महिलाओं द्वारा आप देखिए संचालित उपक्रमों में लगभग 65% ग्रामीण क्षेत्र में है। दक्षिण के राज्यों की महिलाओं की हिस्सेदारी उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में अधिक है। इन उपक्रमों में पिछली आर्थिक जनगणना के अनुसार लगभग 80% महिलाओं के उद्यम स्वयं वित्तपोषित हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं ने लघु महिला उद्यमियों को सब्सिडी वाली और सुलभ पूंजी प्रदान करके उन्हें संभावित खरीदारों से जोड़कर कौशल और बाजार विकास सहायता, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, आसान सूक्ष्म वित्त तक पहुंच प्रदान करके महत्वपूर्ण रूप से सहायता की है। मसलन मिशन शक्ति, जो 2021-22 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऐसा एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से महिला उद्यमियों को विभिन्न रूपों में सहायता की जाती है। और इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की समर्थ योजना भी महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। और आप देखिए अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्य और खानपान के व्यवसाय में महिला उद्यमियों को 50,000 रुपये ऋण दिया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा शुरू की गई उद्योगिनी योजना की भी गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमिता को बढ़ावा देती है। यह योजना मुख्य रूप से देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रहने वाली अशिक्षित महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। और ये आप देखेंगे, हालांकि इन सभी योजनाओं से आर्थिक गतिविधियों के संचालन में महिलाओं की भूमिका बड़ी है, लेकिन उनको अभी भी बहुत सी व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले चुनौती तो देश में प्रचलित सामाजिक मानदंड और रूढ़ियां हैं। माना जाता है कि महिलाओं की भूमिका घरेलू कर्तव्यों तक सीमित होनी चाहिए। इस कारण महिलाएं स्वयं भी अपनी भूमिका घर परिवार तक सीमित कर लेती हैं। इसके अलावा आप देखिए, भारत में महिला उद्यमियों को अक्सर पूंजी जुटाने की समस्या आती है। उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने और ऋण प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि व्यवहार में देखा गया कि महिलाएं अधिक ईमानदार ऋणी होती हैं। महिला उद्यमियों को अक्सर अपने उपक्रम के लिए सहायक परिस्थिति तंत्र की कमी का भी सामना करना पड़ता है। उनको पर्याप्त सलाह और प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। इस कारण वे खुद में कौशल और ज्ञान और आत्मविश्वास की कमी महसूस करती हैं। और आप देखिए, महिला उद्यमियों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। महिलाओं ने से अभी भी अपने घरेलू कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की जाती है, और जिससे उनके व्यवसाय के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा देना मुश्किल हो जाता है। महिला उद्यमियों की नेटवर्क, संसाधनों और अनुभव की कमी के कारण अक्सर बाजारों तक पहुंच सीमित होती है, और उनके लिए ग्राहक ढूंढना, उनके साथ लेन देन करना और अपना व्यवसाय बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। भारत में महिला उद्यमियों के पास अक्सर ऐसे आदर्श व्यक्तित्व का भी अभाव रहता है, जो उन्हें उनकी उद्यमशीलता की यात्रा में मार्गदर्शन दे सके। शीर्ष पर आप देखिए, महिला उद्यमियों की कमी के कारण महिलाओं के लिए खुद को उद्यमी के रूप में देखना मुश्किल होता है।
महिला उद्यमियों के पास अक्सर प्रौद्योगिकी तक पहुंच भी सीमित होती है, जिसे जैसे नवाचार और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता में बाधा आ जाती है। और इससे महिलाओं के लिए नई तकनीकों को अपनाना और प्रतिस्पर्धा बने रहना मुश्किल हो सकता है। महिला उद्यमियों में अक्सर अपनी क्षमताओं को लेकर आत्मविश्वास की कमी नजर आती है। उन्हें अपनी उद्यमशीलता के सपनों को पूरा करने से रोक सकती हैं। महिला उद्यमियों के पास विशेषकर तकनीकी क्षेत्रों के व्यवसाय में सफल होने के लिए अक्सर आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव भी होता है। इससे महिलाओं के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए आवश्यकता कौशल और ज्ञान विकसित करना मुश्किल हो सकता है। निसंदेह महिला उद्यमियों में न केवल किसी देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि अत्यधिक व्यापक लैंगिक असमानताओं के कारण मौजूदा बंधनों को तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी काम कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो महिला स्वयं अपने में नवाचार और जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करें। इसके लिए परिवार के पुरुष सदस्य उनको प्रोत्साहित और पर्याप्त सहयोग करें। सरकार और समाज और स्थानीय समुदाय उद्यमशीलता अप्रशिक्षित महिला प्रतिभाओं की पहचान करके उनको आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण करने उद्योग व्यवसाय शुरू करने में सहयोग करें। साथ ही महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन हेतु समुचित व्यवस्था करें। दो देश की शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमी भी सफलता के नए आयाम स्थापित और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी का निर्वाह कर सकती है। और देखिए, यहाँ से आप देखिए, आपको कमियां मालूम चल गई, जो आप देखते हैं कि एक तरह से समस्याएं बनी हुई हैं, और आपको जो सुझाव दिए गए हैं कि ये करके इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो महिलाओं की सशक्तिकरण पर कहीं आपको कुछ लिखने के लिए आ गया, बताने के लिए आ गया, तो जो समस्याएं हैं वो बता सकते हैं, सुझाव बता सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें, संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव हो, सवाल हो, तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए। धन्यवाद।